क्लास में ना एक अनीता गुप्ता @रवि गुप्ता है, वो कौन है? अनीता गुप्ता @रवि गुप्ता। हरिकेश मैम नेम चेंज कर लिया। ठीक है, चेंज कर लेना उसे। कर लिया मैम। मैम इस चैप्टर का टेस्ट संडे को है क्या? क्या चीज? इस चैप्टर का टेस्ट संडे को है? चैप्टर का टेस्ट बता दूंगी आपको, ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पहले मैम चैप्टर, सारे चैप्टर का तो नहीं होएगा? ये चैप्टर पहले खत्म तो हो, मुझको नहीं लगता आज खत्म हो जाएगा। इंश्योरेंस के बाद एक नाबार्ड भी बचा हुआ है और थोड़ा सा टॉपिक वो वाला भी बचा हुआ है। वो तो छोटा सा टॉपिक है मैम, नाबार्ड का भी। छोटा नहीं है, बुक्स में कम है तो क्या हुआ, मैं तो पूरा करवाऊंगी। संजीत, यस मैम। आप पहली वाली क्लास में बहुत लेट आए। लेट नहीं था मैम, वो डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, मेरा नेटवर्क स्टेबल नहीं हो पा रहा आज। अटेंडेंस भी नहीं दी है। यस मैम। तो काफी टाइम तक नहीं किया, अटेंडेंस भी नहीं दी थी आपने। अटेंडेंस शुरू हुई तब मैं था, फिर जब शेफाली से पहले जिसकी मेरा डिस्कनेक्ट, शेफाली ने उससे पहले पी से चल रही थी लेटर पे, तब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मेक श्योर करो कि नेटवर्क स्ट्रोंग हो, ऐसे अच्छी बात नहीं बार बार डिस्कनेक्ट हो जाना। ओके मैम। चलो स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट किया था, थर्ड पॉइंट पे थे हम। स्पेसिफाइंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर इंटरमीडिएरीज एंड इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज एंड एजेंट। क्या करता है? एजेंट की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या किसी स्पेसिफाइड एरिया में उसने डिप्लोमा लिया हो, ये डिफाइन कौन करेगा? ईडाई डिफाइन करेगा। क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी उसकी। दूसरा, इंटरमीडिएरीज को टाइम टू टाइम पे ना वो देता रहेगा, ट्रेनिंग देता रहेगा कि भाई देख ऐसे इंश्योरेंस करना है, ऐसे काम करना है। जो एक्चुअरीज होते हैं हमारे, यानी कि जो आपकी क्या करके आते हैं, वैल्यूएशन करके आते हैं कि गाड़ी ठोक दी, इस गाड़ी पे कितना खर्चा लगेगा। तो उस तरह से जो क्लेम होता है उसको वेरीफाई करने वाले लोग होते हैं, वो एजेंट्स कहलाते हैं या इंटरमीडिएरीज कहलाते हैं। तो उन लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि पर्टिकुलर हर टाइम में, आजकल ये केस ज्यादा चल रहा है तो इस केस की वैल्यूएशन ऐसे करनी है, इस केस की वैल्यूएशन वैसे करनी है। तो इन सब चीजों के लिए क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट या फिर ट्रेनिंग, ये तीनों काम कर सकता है कौन? हमारा एडाई। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है संजीत? संजीत पूनिया, यस मैम। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? क्या मैम? कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको ये स्क्वायर से मैम में किसी डाला हुआ चीज है को ना। व्यक्त करने का एक तरीका होता है, जैसे कि क्वालिफिकेशन। क्या मैम? नहीं, गलत है। फर्स्ट चैप्टर किया था, यस मैम। उसमें करवाया था कोड ऑफ कंडक्ट।
पता है? हाँ या ना तो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है नहीं पता तो। विशाल, यस मैम। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मैम जैसे कोई डॉक्टर होता है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट एक तरीके से कैसे उसका जैसे बिहेवियर क्या कैसा होता होगा है? थोड़ी सी उसका वॉइस तेज, थोड़ी सी वॉइस तेज विशाल। जैसे हम कोई डॉक्टर होता है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट इस तरीके से होगा कि वो वाइट ड्रेस पहनेगा। कोई पेशेंट आएगा तो उसके पहले उसकी बीमारी को ज्यादा महत्व देगा न कि पैसे को। तो मतलब उसके लिए स्पेसिफाइड रूल्स और ड्यूटीज होती हैं उसकी। ठीक है, वेरी गुड। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? किसी भी प्रोफेशनल के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना होगा, उस तरीके से। जैसे आईसीएआई ने अपना बनाया हुआ है, आईसीएसआई ने अपना बनाया हुआ है, डॉक्टर्स का अपना होता है, लॉयर्स का अपना होता है। वैसे ही एडाई भी अपनी इंश्योरेंस कंपनीज को कोड ऑफ कंडक्ट निकाल के देगा कि भाई देख ये रूल्स हैं, इनके साथ तुझे चलना पड़ेगा, इससे बाहर तू नहीं जा सकता। ठीक है जी। दूसरा क्या है? ये तो हो गया इनके लिए, इंश्योरेंस कंपनी के इंटरमीडियरीज के लिए, यानी कि जो आपको इंश्योरेंस देंगे या इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं जो आपके घर आते हैं पॉलिसीज बेचने के लिए। दूसरा किसके लिए बना सकता है सेम चीज? सर्वेयर्स या लॉस असेसर्स। सर्वेयर जो सर्वे करते हैं, लॉस असेसर्स जो लॉस को असेस, यानी कि जो आपके एक्चुअरीज होते हैं जो बताएगा कितने का नुकसान हुआ, उनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा सकता है। प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड द री इंश्योरेंस बिजनेस। रिया, यस मैम। ये लास्ट पॉइंट पढ़ के कुछ समझ आ रहा है? प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। यस मैम। क्या चीज? मैम जो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस करवाती है या री इंश्योरेंस करवाती है उसे प्रमोट और रेगुलेट करता है बिल्कुल। आरडीआई। एडाई क्या करता है? एडाई बोलता है कि कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो बड़ी अथॉरिटीज है या फिर ऐसे लोग जो इस चीज की स्टडी करवाते हैं, इंश्योरेंस के बारे में इन डिटेल पढ़ाते हैं, जो कि किसके मैटर में? इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस, या फिर ऐसी कंपनीज जो इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस के बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, उनको प्रमोट करेगा या रेगुलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है, अब ये जितने भी काम करेगा उसके लिए फ्री में काम नहीं करेगा, फीस लगाएगा, चार्जेस लगाएगा फॉर कैरिंग आउट अदर पर्पस ऑफ दिस एक्ट। जितने भी काम करेगा बिना फीस के कोई काम नहीं करता। कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी बिना फीस के नहीं मिलती। हाँ जी मैम, जरा एक बार पीछे ले जाना, एक पॉइंट पूछना था। बोलो। मैम ये फोर्थ पॉइंट एक बार फिर से बताना। ये वाला प्रमोटिंग एफिशिएंसी। नहीं मैम, फोर्थ ये स्पेसिफाई कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है आपके रूल्स रेगुलेशंस। रूल्स रेगुलेशंस बताएगा इंटरमीडियरीज के लिए, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के लिए, सर्वेयर्स के लिए, लॉस असेसर्स के लिए। सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स जो टाइम टू टाइम सर्वे करते रहते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर कि किस तरीके से सर्वे करना है, किस तरीके से मार्केट से इंफॉर्मेशन निकाल के लानी है। मार्केट में किसी का लॉस हो गया तो उस लॉस को कैसे निकाल के लाना है। अब जैसे आग लगी तो पहले ये चेक करेगा कि आग कैसे लगी, क्या आग लगाई गई या अपने आप लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ या बाहर से कोई फैक्टर आया, कहीं ऐसा तो नहीं मालिक ने जानबूझ के खाली डब्बे रख के आग लगा दी। तो ये सब चीजें किसका काम होता है? सर्वेयर्स का या लॉस असेसर्स का काम होता है। चलो जी, फैक्ट एक्चुअल था, जनरली एक्सीडेंट हुआ है, तो उस एक्सीडेंट में कितना लॉस हुआ, जितना दिखाया गया। सपोज एक इंसान ने 1 करोड़ का क्लेम मांग लिया लेकिन एक्चुअल उसका लॉस 80 लाख रुपए का हुआ था, तो लॉस असेसर बताएगा कि मालिक कितने का लॉस हुआ है? 80 लाख रुपए का लॉस हुआ है, 1 करोड़ का लॉस नहीं हुआ। तो आपको 80 लाख रुपए ही मिलेंगे, 1 करोड़ नहीं मिलेंगे। जितना आप बोलोगे उतना थोड़ी ना दे देगा सामने वाला, उसको क्लेम करेगा, असेस करेगा। ठीक है, चलो जी, फर्स्ट पॉइंट हो गया था इस स्लाइड का। सेकंड क्या है? कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन। ये वाला काम है ना, हर एक अथॉरिटी करती है और ये कॉमन होता है। क्या काम है इसके अंदर? अब अथॉरिटी है आपकी चेकिंग करेगी। कब करेगी चेकिंग? जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, यानी कि आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाएगी, इंस्पेक्शन करेगी, इंक्वायरियां करेगी, जितने चाहे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, इंश्योरर से मंगवाए, इंटरमीडियरी से मंगवाए, एजेंट से मंगवाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मंगवाए, सबके ऊपर नजर बना के रखती है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है?
Control and regulation of rates, advantage, terms and condition that may be offered by insurer in respect of general insurance business. और क्या करेगी, किस रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है, किस रेट के ऊपर इंश्योरेंस कर रहा है, एडवांटेज, टर्म्स एंड कंडीशन, इन सब को भी कंट्रोल और रेगुलेट करेगी। यानी कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मन मर्जियों की रेगुलेशंस नहीं बना सकती, पहले अप्रूवल चाहिएगी किसकी, IRDAI की। जैसे सेबी में किया था, स्टॉक एक्सचेंज को भी अपने रूल्स बनाने हैं तो उसको अप्रूवल किससे लेनी पड़ती थी, सेबी से। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज जो है इनको किससे लेनी पड़ेगी, IRDAI से। नेक्स्ट है, स्पेसिफाई द फॉर्मेट एंड द मैनर इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी मेंटेन्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शैल बी रेंडर्ड बाय द इंश्योरेंस एंड अदर इंटरमीडिएट्स। आपने +2 में अकाउंट्स किया है? यस मैम। कैसे बनते- यस मैम। कैसे बनती थी? ऊपर कैपिटल आती थी, नीचे एसेट्स आती थी, वहीं पर एनजीओज होते थे या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते थे या पार्टनरशिप होती थी, उनकी कैसे बनती थी, पहले लायबिलिटीज आती थी और फिर टेबुलर फॉर्म में बनती थी, मतलब फिर एसेट्स आती थी। इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट थे ना हर एक के अकाउंट्स बनाने का। यस मैम। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी को किस तरह से मेंटेन करना है, इसको IRDAI बताएगी कि तुझे ऐसे खाते बनाने हैं, वैसे खाते बनाने हैं, ये वाली रजिस्टर लगाना पड़ेगा, वो रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ये सारा काम IRDAI का है। IRDAI अपने आप इनको रूल्स रेगुलेशन समझाती रहेगी कि तुम्हें खाते कैसे बनाने हैं, और जैसे IRDAI ने बोला फिर उनकी चेकिंग भी करेगी, यानी कि उनकी इंस्पेक्शन भी करेगी। उसके बाद क्या है, रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब किसी ने पूछा था कि इंश्योरेंस कंपनी पैसों का करेगी क्या? इंश्योरेंस कंपनी पैसों को इन्वेस्ट करेगी। कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना अपने पास रखना है। जैसे RBI जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कुछ SLR CRR पढ़ा था, याद है तो? यस मैम। यस मैम। करीना बताएगी SLR और CRR क्या होता है? जल्दी जल्दी बताना, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। करीना। करीना आप क्लास में हैं? चलो जी, करीना तो है नहीं, रश्मि बताए। यस मैम। आप बताइए रश्मि। मैम CRR का मतलब तो ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक है ना, उसको मतलब अपने डिपॉजिट का कुछ पार्ट ना, कुछ सर्टेन पोर्शन उसको RBI के पास डिपॉजिट कराना होता है। तो क्या होता है, और CRR या SLR? ये मैम जो CRR RBI होता है, कैश रेशो। ठीक है, और SLR? SLR का मतलब ये होता है कि कमर्शियल बैंक है ना, उनको अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास भी रखना पड़ता है। जितना डिपॉजिट आता है ना, वो सारा लोन के फॉर्म में नहीं बांट देना चाहिए, ताकि उनके पास भी कुछ। तो जो SLR होता है, क्या उस SLR में से इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है? यस मैम, SLR में से की जा सकती है, बट CRR में से नहीं की जा सकती। तो यानी कि वहां पर जैसे कुछ फंड्स को अपने पास रखते थे CRR SLR के फॉर्म में, कुछ फंड्स को मार्केट में लगाते थे, ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनीज की भी गाइडलाइंस होंगी। और ये जो इंश्योरेंस कंपनी की गाइडलाइंस है, ये बहुत कॉमन सिनेरियो नहीं है। जैसे CRR और SLR है, ये तो हमारी इकोनॉमी में बहुत पॉपुलर है और कॉमन है, कॉमनली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन इनके जो कंसेप्ट है ना, वो इतने पॉपुलर एंड कॉमन नहीं है, तो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे CRR और SLR जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट इनका नहीं है। IRDAI अपने आप बता देगी इंश्योरेंस कंपनी को कि इतना परसेंटेज तुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या इतना परसेंटेज तुझे अपने पास रखना पड़ेगा। तो इस तरह से इनकी भी रेगुलेट करता है कि कहाँ इन्वेस्ट होगा, कितना इन्वेस्ट होगा और कब इन्वेस्ट होगा। तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए IRDAI है इनके पास। सेकंड है रेगुलेटिंग मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सोलवेंसी। मार्जिन ऑफ सोलवेंसी का मतलब, जैसे कि हम लोगों ने जब RBI के अंदर बैंक में पढ़ा, बैंक्स भी कुछ मार्जिन रखते हैं अपने पास। मार्जिन रखते हैं मतलब क्या, कि जितने का उन्होंने एसेट रखा अपने पास, उतने का लोन कभी नहीं बांटते। ऐसे ही यहाँ पर जब आपका होता है मार्जिन ऑफ सोलवेंसी रखा जाता है, मतलब जितना का जितना पैसा आपके पास आया, वो सारा का सारा पैसा नहीं लगाया जाता मार्केट में, सारा का सारा पैसा मार्केट में नहीं इन्वेस्ट किया जाता। दूसरी चीज क्या होती है कि
कि बहुत सारी चीजों की तो ना आपकी फॉरफिट हो जाते हैं चीजें, बट जिनका फॉरफिट नहीं होता तो उसमें किस तरीके से आपको करना है, तो वहां पर आपको अपनी ऐसी चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि आप सोलवेंट रहें। तो रेगुलेटिंग मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी, यहाँ पर बैंक वाला सिस्टम तो नहीं हो सकता कि आपको इतने का लोन लेना है, यानी कि आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 10 करोड़ का लोन दे दो, लोन तो दे नहीं सकती है। तो इसका सोल्वेंसी कैसे मेंटेन होगा? इसकी सोल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए आपने देखा होगा कि फंड्स कितना है मेरे पास, उस फंड्स में से मार्केट में कितना जाएगा, यानी कि ताकि मेरे पास कैसी रही मेरी सिचुएशंस जो है सोलवेंट रही। सोलवेंट रहे मतलब मेरे हाथ से पैसा खत्म ना हो, हाथ में पैसे का होना, इस चीज को बोला जाएगा इसका मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर आप वो वाला काम नहीं कर पाओगे कि भाई तेरा 1 करोड़ का अगर तूने मेरे साथ इंश्योरेंस करवाया है तो इस 1 करोड़ में से 1 करोड़ का ही, मतलब 1 करोड़ से मैं तेरे को कम का दूंगा, 90 लाख का ही दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जितने का लॉस हुआ उतना मैं तेरा भर के दूंगा। ऐसा भी नहीं कि आप बेगा बाबा अगर इसका लॉस हो गया मान लो 5 करोड़ का, तो 5 करोड़ तो नहीं भरेगा, भरेगा तो अप टू 1 करोड़ तक ही। तो उस चीज की लिमिट्स लगाएगा ताकि इसका जो पैसा है वो वेस्ट ना हो, यानी कि इसके ऊपर ज्यादातर लिमिटेशंस ना आए। जितना लोगों से लिया है उतना ही पे ऑफ करेगा या उससे कम पे ऑफ करेगा। इस चीज की चीजों को जब मेंटेन करके रखता है तो इसको बोलेंगे इसने अपनी मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी को मेंटेन कर दिया। नेक्स्ट है adjudication of disputes between insurer and the intermediaries or the insurance intermediaries। adjudication का मतलब होता है न्याय करना या फिर डिसीजन लेना। न्याय करता है किस चीज का न्याय? डिस्प्यूट्स मतलब झगड़ों का, किनके बीच में? इंश्योरर जिनका इंश्योरेंस किया गया एंड इंटरमीडियरीज, इंश्योरेंस और इंटरमीडियरीज यानी कि जो आपकी इंश्योरेंस एजेंसीज हैं जिन्होंने आपको इंश्योरेंस करके दिया है, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, उनके बीच में जब भी झगड़ा होगा तो उसका न्याय कौन करेगा? एडाई करेगा। एडाई उनके झगड़ों को सुनता है। नेक्स्ट है सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ टैरिफ एडवाइजरी कमिटी। टैरिफ का मतलब होता है किराया या फिर रेट्स, एडवाइजरी का मतलब होता है एडवाइस करना। कमिटी जो 4-5 लोगों की कमिटी बनाई जाती है तो ये क्या करेंगे? रेट्स डिसाइड करते हैं। पर्टिकुलर रेट होते हैं कि कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, यानी कि इंश्योरेंस आपको कितने इंटरेस्ट पे आपको मार्केट में जमा करवाना पड़ेगा, क्या इंटरेस्ट चल रहा है, कितने परसेंटेज का आप इंश्योरेंस कर सकते हो। हर एक चीज का कोटा होता है यहाँ पर भी, लाइफ इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, तो हर चीज के ये रेट्स डिसाइड करते हैं। रेट्स डिसाइड करने के लिए इनके पास क्या है? टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। ये कमेटी बैठ के सारी चीजों के रेट्स डिसाइड करेगी। उसके बाद क्या है आपका? दोबारा बताना मैम ये वाला पॉइंट। supervising the functioning of the tariff advisory committee। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसको मेंटेन किया जाता है ताकि वो रेट डिसाइड कर सके, कितना % पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है ताकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिले। तो हर चीजों के रेट्स डिसाइड करेगी, क्वांटम डिसाइड करेगी या अमाउंट डिसाइड करेगी बोल दो। तो रेट से डिसीजन के रिगार्डिंग जितने भी मैटर है वो इस कमेटी को करने हैं, और इस कमेटी को रेगुलेट करने का काम कौन करेगी? एडाई करेगी। ठीक है, इंटरमीडियरीज होते हैं तो हर एक कंपनी के डिफरेंट होते हैं। क्या चीज? तो मैम ये इंटरमीडियरीज होते हैं तो हर एक कंपनी के डिफरेंट होते हैं, तो आरडीए का क्या रोल होगा मैम इसमें? ये जो डिफरेंट लोग होते हैं इन डिफरेंट लोगों को एडाई के पास अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। कोई भी इंसान इंश्योरेंस का काम ऐसे ही नहीं कर सकता, मेरा मन कर रहा है चल पॉलिसी बेच देते हैं। अगर ये पॉलिसी बेच रहा है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि घर के पास वाले भैया क्या पता इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो जब वो इंश्योरेंस का काम करते हैं ना वो ऐसे ही नहीं करते, वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं पर्टिकुलर कंपनी में, कंपनी के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, वो कंपनी के एजेंट है एक तरह से। लेकिन वो जो कंपनी है पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी वो एडाई के पास रजिस्टर्ड है, तो अल्टीमेटली उस इंश्योरेंस एजेंट का काम भी एडाई ने क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। कैसे हुआ इसका कंट्रोल? जैसे कि मान लो ये जो ए है हमारी, ये कौन है? एडाई। ए के अंडर में काम करता है इंश्योरेंस कंपनी। जो आपके घर में पॉलिसी बेचने आता है वो है सी, इंश्योरेंस एजेंट या फिर इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट। ठीक है, अब ये जो ए है ये बी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखता है,
बी किसको कंट्रोल में रखता है, सी को कंट्रोल में रख सकता है। जब ए के कंट्रोल में बी है और बी के कंट्रोल में सी है तो अल्टीमेट कंट्रोल आ गया ए का सी के ऊपर। ए ने बी को जो बोला वो करना पड़ेगा, बी ने सी को जो बोला वो सी को करना पड़ेगा। क्या ए कोई काम सी से करवा सकता है? कंट्रोल है ए का सी के मैम। ये रजिस्टर यहाँ पे है, ये रजिस्टर यहाँ पे है, तो अल्टीमेटली तीनों एक ही चेन, अल्टीमेट कंट्रोल तो डाई का ही रहा। समझे? यस मैम। यस मैम। ये जो टॉपिक है मैं आपको इसके अंदर ना ज्यादा डीप में मत जाना। एडाई वाला सेबी और कंपनी लॉ वाला जो टॉपिक था, आरबीआई वाला टॉपिक था, वो डीप में आपको इसलिए थोड़ा सा बता दिया गया था क्योंकि वो आपको आगे भी लिंक अप करता है। ये चीजें आपको आगे लाइफ में ना तो लिंक अप करेंगी और अभी इस चीज में घुस जाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट भी नहीं देगी। इसलिए इसको सिर्फ उतना ही पढ़ो, ओवरव्यू काइंड ऑफ, कि आपको कभी लाइफ में ये ना हो कि मुझे ये तो पता ही नहीं। तो इन चीजों को सिर्फ अपने ओवरव्यू जनरल नॉलेज के लिए पढ़ो कि अच्छा ऐसा भी होता है। जिस चीज में डीप में चले जाओगे ना, एक टैरिफ एडवाइजरी कमेटी में अगर आप सोचो तो शायद इसके अंदर भी आपके 2 लेक्चर लग जाए, लेकिन हमें उतना डीप में जाके कोई फायदा ही नहीं है। आपके पूरे सीए कोर्स में दोबारा कभी नहीं आएगा, पूरे सीए कोर्स में इडाई दोबारा नहीं आने वाला। तो जिस चीज को हमें पढ़ना ही नहीं आगे डिटेल में, सिर्फ अभी ओवरव्यू के लिए पढ़ना है, तो उसको सिर्फ ओवरव्यू के लिए ही पढ़ो, लाइफ में कभी काम नहीं आएगा ये चक्कर आगे। मतलब ये वाला इडाई वाला पोर्शन, बाकी 3 काम आएंगे, सीसीआई, सेबी और आरबीआई। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम ऑफ द इंश्योरर टू फाइनेंस स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्ड टू इन क्लॉज एफ। अब ऊपर हमने एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की थी कि ऐसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो किन से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनी या फिर री इंश्योरेंस कंपनी, उनको कौन रेगुलेट करता है? इडाई रेगुलेट करता है। अब बात आती है कि उन लोगों को कई बार फंडिंग की जरूरत पड़ती है। अब ये ट्रेनिंग दे रही हैं लोगों को या फिर लोगों को शिक्षा दे रही हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो इन लोगों को पैसा चाहिए। इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इडाई उनको बोलती है, उन इंश्योरेंस कंपनीज को बोलती है जिन्होंने लोगों से पॉलिसीज के पैसे लिए हैं। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने लोगों से पॉलिसी के पैसे लिए, ये हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने लोगों को पॉलिसीज बेची, लोगों से क्या लिए? पैसे लिए। जैसे ही ये पैसे आए, आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, क्या बचा? प्रॉफिट बचा। अब इस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज किसको दे दो? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को दे दो। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हर एक कंपनी का कुछ सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीएसआर होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वहां पर डिवोट करना चाहिए। वैसे ही इस इंश्योरेंस कंपनी को क्या कहा? तेरे लिए इसका होना बहुत जरूरी है, तो तुझे अपना कुछ पैसा यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा इनकी बढ़ोतरी के लिए, ताकि ये लोग अपने आप को डेवलप कर सके। यहाँ तुझे जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर पैसा जमा कराने के लिए इसको बाध्य करेगा कौन? इडाई। और इडाई के कहने पर इंश्योरेंस कंपनी को ये काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को पैसा देगा कौन? इंश्योरर या फिर वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जिन्होंने लोगों से पैसा कमाया है। तुमने लोगों से कमाया, अब तुम इसको दे दो ताकि इसे प्रमोट किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके और मार्केट में नई नई स्कीम्स को ड्राइव किया जा सके, नई नई स्कीम्स आ सके या लोगों को और अच्छी तरह से जागरूक किया जा सके। क्लियर ये पॉइंट? यस मैम। चलो Yes, ma'am. नेक्स्ट है specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by the insurer in the rural or the social sector। कितना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करेगा, कितना जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करेगा रूरल सेक्टर के अंदर, सोशल सेक्टर्स के अंदर। यानी कि एरिया वाइज आपके इंश्योरेंस बिजनेसेस को बाइफरकेट, एक क्वांटम लगा दिया जाता है। जैसे कि वहां पर क्वांटम लगा देते हैं ना सेक्टोरल बेस की, इस सेक्टर में इतना इंश्योरेंस करना है, दूसरे सेक्टर में इतना इंश्योरेंस करना है, यानी कि इस सेक्टर में इतना लोन बांटना है, दूसरे सेक्टर में इतना लोन बांटना है। वैसे ही यहाँ पर पॉलिसीज का भी हो जाएगा कि किस परसेंटेज का आप लोन दे सकते हो लोगों को, और ये परसेंटेज कौन डिसाइड करेगी? हमारी टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। नेक्स्ट है हमारे पास
सच अदर पावर एज में बी प्रिस्क्राइब। कोई और काम भी अगर लगता है कि इडाई को करना चाहिए तो वो काम भी इडाई ही करेगा। तो बेसिकली इडाई करेगा क्या, सर्टिफिकेशन रिलेटेड वर्क, उनके ऊपर नजर बना के रखेगा, उनको फॉर्मेट समझाएगा कि किस फॉर्मेट में आपको खाते बनाने हैं, टाइम टू टाइम उनसे इंस्पेक्शन करेगा उनकी, ताकि कोई फ्रॉड ना करे। और एक इसने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन किया हुआ है जिसके अंदर फंडिंग कहाँ से लेगा, इंश्योरेंस कंपनी से लेगा, क्या परसेंटेज रहेगी, कितना परसेंटेज मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंटेज मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, इन चीजों के लिए इसने एक कमिटी बना दी, सारा काम कमिटी को दे दिया। तो ये कमिटी क्या करेगी, हर चीज के रेट्स डिसाइड करेगी, क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। बेसिकली सिर्फ इतना ही पढ़ा है हमने इंश्योरेंस में, और ज्यादा नहीं हमने पढ़ा। क्लियर है ये? मैम प्रीमियम इनकम क्या होता है? प्रीमियम इनकम जो प्रीमियम के जरिए कमाई जाती है। इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम देते हो ना सामने वाले को, यस मैम। तो प्रीमियम के जरिए जो इनकम कमाई जाती है उसको बोलते हैं प्रीमियम इनकम। इंश्योरेंस का थर्ड पॉइंट बताना एक बार इसी पेज का। थर्ड पॉइंट ये वाला, कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ रेट्स एडवांटेज टर्म्स एंड कंडीशन मे बी ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। यस मैम। तो आपका जनरल इंश्योरेंस होगा, यानी कि अदर देन लाइफ इंश्योरेंस होगा, उसके अंदर क्या आप एडवांटेजेस दोगे, क्या आपके रेट्स रहेंगे, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये कंट्रोल कौन करेगा, इडाई करेगा। जैसे कि नीचे वाले पॉइंट्स में भी अभी कंट्रोल कर रहा था, यहाँ पर जनरल के अंदर कितना रेट्स आएंगे, कितने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आप दे सकते हो, उसी तरह से ऊपर वाला इसको स्पेसिफाइड किया हुआ है सिर्फ जनरल के लिए कितना आपको इंश्योरेंस देना है, क्या एडवांटेजेस आप दे सकते हो, आपके इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी, इसको भी आपको कंफर्म करवाना होगा एडाई से। जनरल भी और लाइफ भी, नीचे दोनों कवर हो गए दोबारा से, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल, ऊपर सिर्फ इसने जनरल को कवर किया। ठीक है, लास्ट थर्ड पॉइंट फिर से बताना। लास्ट वाला बताना। लास्ट थर्ड ये वाला स्पेसिफाइंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला। यस मैम, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम बोलो। क्या बोलता है कि आपकी जो प्रीमियम इनकम है, यानी कि प्रीमियम इनकम कहाँ से आएगी, जो आपने प्रीमियम लिया, किससे लिया, लोगों से लिया। अब इंश्योरेंस कंपनी ने लोगों से प्रीमियम लिया, पैसा लिया, उस पैसे से उसकी इनकम जनरेट होगी, यानी कि अपने खर्चे वर्चे काट के इनकम आ जाएगी उसकी। तो जो इंश्योरर को इनकम हुई है तो फाइनेंस स्कीम्स, तो उस इनकम से वो क्या करेगा, स्कीम फाइनेंस करेगा। कौन सी स्कीम फाइनेंस करेगा, जो कि बनाई गई है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करते हैं इंश्योरेंस या फिर री इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए। यानी कि इंश्योरेंस बिजनेसेस को टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट देना, अपनी टीचिंग करना उनको, मतलब कि तुझे क्या काम करना है क्या नहीं करना। तो ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं इंश्योरर और री इंश्योरेंस बिजनेस को हेल्प करने के लिए। तो जब आपके लिए पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसको कुछ फंडिंग दो? बिल्कुल बनता है। तो ऐसे ही इंश्योरर कंपनीज को बोला गया कि कुछ पैसा तुझे फाइनेंस करना है इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि मैं इनको प्रमोट कर सकूं और रेगुलेट कर सकूं। तो ये इरडाई बोलता है किसको, पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनीज को, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज है, कि तूने जो भी प्रीमियम से पैसा कमाया उसको इन्वेस्ट कर। कहाँ इन्वेस्ट कर, इनके बेनिफिट के लिए। इनके बेनिफिट के लिए ये फाइनेंस स्कीम, यानी कि ऐसी स्कीम्स निकालते हैं जहां पर उन लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली जाती है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है मैम, इसका सबसे लास्ट पॉइंट बताना, सबसे लास्ट। ये एक्सरसाइजिंग सच अदर पावर्स, जो काम करना चाहे कर सकती है, मतलब जो लिखे हैं वो तो करनी ही है, इसके अलावा और काम भी हो सकते हैं इसके। ऐसे बोलते हैं ना, जो तुम चाहो, तो जो इरडाई चाहेगी वो कर ले। ओके मैम। मैम LIC का प्राइवेटाइजेशन बेनिफिशियल है कंट्री के लिए? LIC का प्राइवेटाइजेशन बेनिफिशियल है या नहीं, अभी उसको वैसे उसमें गवर्नमेंट में ही छोड़ना चाहिए उस चीज को, हर चीज को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। बात तो चल रही है ना कि इसको प्राइवेट, बात तो चल रही है लेकिन ठीक है। मैम सरेंडर वैल्यू वाला पॉइंट करवा दो एक बार।
कौन से वाला? सरेंडर वैल्यू वाला। सरेंडर वैल्यू पुराने वाले पॉइंट में यस बाद में रिपीट करेंगे इसको, काफी बार रिपीट हो गया वो पॉइंट। मैं आपको ये वाली वीडियो दे दूंगी, उसमें से आप एक बार दोबारा पढ़ लेना। वैसे सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है आपकी पॉलिसी की, पॉलिसी सरेंडर करते टाइम जो मिलती है। ठीक है, चलो अब रोल ऑफ इडाई तो आप लोग बता दोगे। बिजनेस फैसिलिटेटर है, बिजनेस को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। कैसा है? नॉन फंडिंग वाला है, डायरेक्टली पैसे नहीं देता। इट टेक स्टेप टू रेगुलेट एंड डेवलप इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। सेकंड क्या करता है? अथॉरिटी है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरी पॉलिसी होल्डर, टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग देम। थर्ड क्या काम है इसका? डिसेमिनेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर एंड फॉर एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक एंड एडवांटेज ऑफ गेटिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज। यानी कि पहला काम तो क्या है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगा। दूसरा काम क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तीसरा इसका फंक्शन हुआ प्रमोशनल फंक्शन। थर्ड फंक्शन को बोला जाएगा प्रमोशनल फंक्शन। तो यानी कि कितनी तरह के फंक्शन हो गए इसके? पहला रेगुलेशन, दूसरा प्रोटेक्शन और तीसरा प्रमोशनल। ठीक है, चलो जी, इसके साथ हमारा इडाई समाप्त हुआ। और इडाई के अंदर जो आप बोल रहे थे सरेंडर वैल्यू, चलो एक बार और सुन लो। सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो किसी को सरेंडर करने के बाद, तो जो सरेंडर करने के बाद मिलेगी उसको बोला जाएगा सरेंडर वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू को चेक करेगा कौन? आपका इडाई, कि सही सरेंडर वैल्यू दे रहे हो या नहीं। ऐसा तो नहीं लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही हूँ, धोखाधड़ी अलाउड नहीं है। क्लियर? जी मैम ये नॉमिनेशन बाय पॉलिसी, इसका और मतलब बता दो मैम एक बार। इसका नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर। नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी जब आप लेते हो या अपना खाता खुलवाते हो बैंक में, उसमें सबसे नीचे एक क्लोज होता है, नॉमिनी क्लोज। भरा है कभी? नो मैम। जी यस मैम। नॉमिनी वो इंसान होता है कि मेरे मरने के बाद, या फिर अगर मैं ना रहूं, मैं किसी सिचुएशन में इसको ना ले पाऊं, तो मेरे बाद कौन मेरी जगह पर इस इंश्योरेंस का मालिक होगा, या कौन मेरे बाद इस इंश्योरेंस का या फिर इस खाते का मालिक रहेगा, किसको मिलना चाहिए इसमें लगा हुआ पैसा, वो होता है नॉमिनी क्लोज आपका। तो नॉमिनेशन का हक किसको मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए जिसकी पॉलिसी है, या जो पॉलिसी बांट रहा है उसको मिलना चाहिए? जिसकी पॉलिसी है। पॉलिसी है, तो पॉलिसी होल्डर के पास रहता है नॉमिनेशन का हक। तो नॉमिनेशन बाय द पॉलिसी होल्डर ये उनको मिलना चाहिए। नहीं मिला तो आप इडाई के पास जाकर शिकायत कर दो। हमसे नॉमिनी तो पूछा ही नहीं गया, अपनी मनमर्जी से कुछ भी नॉमिनी भर रहे हैं। हमको बोलते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में जो हमारे इंस्टीट्यूट में काम करते हैं उनमें से किसी एक बंदे का नाम नॉमिनी में भरो, ऐसा थोड़ी होता है। तो नॉमिनेशन का हक सीधा आपके नॉमिनी होल्डर को मिलता है, पॉलिसी होल्डर को। यस मानसी? मैम अगर पॉलिसी होल्डर से पहले ही नॉमिनी की डेथ हो जाए फिर चेंज कर दो, हो जाता है चेंज। हम लाइफ इंश्योर, तो फिर वो जनरली कहाँ जाता है? वो आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशन में यानी कि चैरिटी में चला जाता है, अगर आपके पीछे आपके कोई लीगल हेयर्स नहीं है तो। यानी कि जिसका पूरा खानदान ही खत्म हो जाए एक साथ, तो वो पैसा सरकार के पास चला जाता है। मैम अगर नॉमिनी और जिसने इंश्योरेंस करवाया है वो उन दोनों के एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो उनके लीगल मतलब हायर्स के पास चली जाएगी? अगर लीगल हायर्स है तो उनके पास मिल जाएगी। अगर लीगल हायर्स भी नहीं है, कोई भी बचा हुआ नहीं है फैमिली में, तो फिर किसी को नहीं मिलती। ओके मैम। हम लाइफ इंश्योरेंस के अलावा किसी में भी पैसा नहीं मिलता पीरियड खत्म होने के बाद, या पीरियड खत्म होने के बाद, जैसे फायर इंश्योरेंस हो गया, अगर फायर लग गई तो ही पैसा मिलेगा। तो मैम ये तो पॉलिसी गलत नहीं है मैम, पैसा तो नहीं है, एक सर्टेन वो पीरियड एक के बाद बात मिलना बताओ, चाहिए। आपके एक पर्टिकुलर जो है आपके लॉस को कवर कर रहे हैं। आपके वहां पर गोडाउन में लाखों करोड़ों का माल रखा होता है, लाखों का तो होता ही है। एक आम इंसान की जिंदगी में, एक मिडिल मैन की जिंदगी में भी लाखों का माल होता है उसकी दुकान पे। लेकिन जो इंश्योरेंस किया जाता है, क्या वो लाखों चार्ज करता है आपसे एक साल के इंश्योरेंस के? कुछ हजार चार्ज करता है, और कुछ हजार के बदले में वो आपके लाखों के माल का इंश्योरेंस करता है। तो रिस्क फैक्टर भी तो ज्यादा है उसका।
गलत नहीं है वो पॉलिसी, सही है। जस्ट इमेजिन जिस दिन आपके दुकान में आग लगी आपको कितना रिलीफ मिलेगा उस चीज से। और मैम इतने लोग कराते हैं मैम, सबकी थोड़ी लगती है मुश्किल से तो हाफ सबके नहीं परसेंटेज भी नहीं लगती, होता। तभी तो उन लोगों को बेनिफिट होता है। अगर सबके ही आग लगने लग जाए तो उन लोगों को बेनिफिट क्या होगा? मान लो एक उनकी दुकान कोई है, मान लो जिसमें 10 लाख का सामान रखा है, उस 10 लाख के लिए अगर उन्होंने 50,000 रुपए आपसे इंश्योरेंस के चार्ज कर लिए और पूरे साल में कोई आग नहीं लगी, तो आपको वो 50,000 दुखेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे करके उनके 100 लोगों ने उनसे इंश्योरेंस करवाया, तो 50,000 का इंश्योरेंस 100 लोगों ने करवा दिया उनसे, ठीक है। अब ये कितना हो गया? लगभग 5 करोड़ का इंश्योरेंस हो गया आपका। तो ये जो 5 करोड़ का नहीं 50,000 वाला इंश्योरेंस 100 लोगों ने कराया, तो लगभग आपका 50 लाख का होगा। तो ये जो 50 लाख का आपका इंश्योरेंस हुआ है, अगर किसी एक दुकानदार के भी आग लग गई और उसके अंदर माल ज्यादा था दुकान में, से 15 लाख का था, 20 लाख का था, तो सीधा सीधा वहां पर उसका क्या हो जाएगा? उसका लग जाएगा वहां पर। और उससे 15 लाख से ज्यादा का भी हो सकता है, और 2 दुकानदारों को भी एक साथ आग लग सकती है, तो 30-40 लाख रुपए उसका वहां चला जाएगा। तो बाद में बचेगा क्या? रिस्क फैक्टर हाई होते हैं इनके। इस हाई रिस्क फैक्टर की वजह से इनको ये बेनिफिट मिलता है, और कोई गलत नहीं। इतना बेनिफिट तो इनको मिलना चाहिए। ये भी तो देखो ना आप, जो इंटरेस्ट ये सिक्योर कर रहे हैं आपका, यानी कि जिसका इंश्योरेंस आपको दे रही है, उसका जो अमाउंट है वो भी तो लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड लेवल के लिए आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपकी दुकान में अगर आग लगी तो सिर्फ 50,000 रुपए ही मैं पे ऑफ करूंगा, पूरी दुकान का मैं नहीं मानता, पूरी दुकान का आपको नहीं दूंगा खर्चा, ऐसा बोलेगा थोड़ी ना। मैम इसको इतना डीपली पढ़ना है क्या? इतना डीपली पढ़ना नहीं है, वो तो पूछा तो मैं बता रही हूँ। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए जितना आपकी बुक्स में है Okay. उतना पढ़ो, इनफ है। वैसे आपकी Yes, ma'am. बुक्स से Thank हम you. थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ चुके हैं, तो आपकी बुक्स में भी जितना है उतना पढ़ोगे तो काफी आप लोगों को। ओके मैम। चलो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, एक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैंने अभी तक करवाया है, उसको फटाफट कर लें। नो मैम। नो मैम। 2 ही क्यों? मिनट नो है। मैम, 2 ही मिनट रहने है। दो मैम। 2 ही कल मिनट है। कल करवा देना मैम। कल करेंगे मैम, कल संडे मैम। कल छुट्टी है मैम। परसों Monday को। करेंगे, क्या है? परसों मंडे से करेंगे मैम। मंडे से कैसे मैम। करोगे? बड़े चालू यस हो, मैम, कल थर्सडे को छुट्टी है, टेस्ट कल देंगे करवा मैम इस देना। चैप्टर का। कल तो छुट्टी है मैम। मैम इस चैप्टर का टेस्ट थर्सडे को रख लेना मैम। थर्सडे इतना दूर हो जाएगा, थर्सडे मंडे में खत्म करा मैम दूंगी। उसी दिन छुट्टी होती है मैम, संडे के बाद तो मैम। छुट्टी वाले यस दिन मैम, शुभम को 2-4 डाउट और भी है मैम। हाँ तो 2-4 डाउट है ना, वो मंडे क्लियर हो जाएंगे। मंडे को आपको इस तरफ एक मैम नाबार्ड इसको मैम कराना पहले ही है। पता चल जाता है मैम, मेरे को शुभम को डाउट कल है ही या नहीं बता है। देना मैम। मैम इसको 2 पहले पता सेशन लग जाता है, है 2 सेशन है आपके मंडे को भी, एक नाबार्ड है और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, वो तो 2 स्लाइड का ही है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो नाबार्ड और इंट्रोडक्शन दोनों एक दिन में हो सकते हैं, तो मंडे को ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैम जो इन सबका डिफरेंस है वो खुद ही रीड कर लेना। सबका डिफरेंस बोले तो अलग अलग अथॉरिटीज का यस मैम। दिया हुआ है। डिफरेंस पढ़ने की जरूरत ही क्या है? डाउट की वजह से बहुत टाइम लग जाता है मैम। कल शुभम के डाउट क्लियर कर देना मैम सारे। तो क्लास ही नहीं है। शुभम अपने डाउट्स इसकी मुझे एक्स्ट्रा व्हाट्सएप क्लास कर लगा देना, देना मैम। अपने इसकी डाउट्स अलग मुझे से लगा दो व्हाट्सएप कर मैम। देना। मैम अलग से है ही लगा नहीं WhatsApp पे मैम, ले ऐसे ही लिया। बोली जा रहे हैं मैम। व्हाट्सएप पे ले लिया करो मैम इसके। मैम आपने खुद ने नहीं कहा था कि ये इसको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना। मैंने ये कहा था इसको ज्यादा डीपली मत पढ़ना, पर ये थोड़ी ना कहा इसको पढ़ना ही मत, पढ़ना तो है। पढ़ तो रही है मैम। वो तो समझ कोई में नहीं आया भाई ना। कुणाल, कोई नहीं भाई कुणाल, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, पढ़ लेना उस चीज को, और पढ़ के अगर डाउट निकले तो व्हाट्सएप कर दिया करो। अगर व्हाट्सएप पे मैं नहीं शेयर करूंगी तो यहाँ से हो जाएगा। वैसे जनरली मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देती हूँ, सुबह आप मैसेज करो तो शाम तक तो आ ही जाता है आपके पास रिप्लाई, कई बार हाथों हाथ भी आ जाता है। मैम हाँ बोलो। मैम नॉन फंडिंग तो कंप्लीट हो ही गया, तो इसका कल ही ले लो टेस्ट नॉन फंडिंग का। ना ना ना, ऐसे नहीं, पूरे चैप्टर का इकट्ठा लोगे। एक थर्सडे को ही नाबार्ड लेना है। मैम। मैं ट्यूसडे कोशिश करूंगी इस चैप्टर का टेस्ट आपका रखवाऊं, सर को बोल के। ट्यूसडे नहीं मैम, रिवीजन भी तो करनी होती है मैम, थर्सडे इसके को। साथ मैम मुश्किल हो जाता है मैम टेस्ट देना मैम। संडे वाले दिन नहीं रख, वो थर्सडे को रख लेना मैम, छुट्टी वाले दिन।